लोकतंत्र के महापर्व का आगाज हो चुका है और बरेली में तीसरे चरण यानी कि 7 तारीख के लिए वोटिंग होनी है। मेरे साथ तमाम पत्रकारों का बड़ा पैनल है, इनसे जानते हैं बरेली के इस बार क्या समीकरण बन रहे हैं। सर, जानना चाहेंगे बरेली के इस बार क्या समीकरण है, क्योंकि पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि बसपा ने भी अब कुर्मी उसके लिए उतारा है, तो इस बार के क्या समीकरण है, क्या फैक्टर रहेंगे 5? देखिए, समय बड़ा तो आज की तारीख में मोदी फैक्टर है। जिस चीज को विपक्ष भी ये बात को मान के चल रहा है कि मोदी जी के जो काम हैं उसको बीजेपी आगे रख रही है। जब मोदी जी के काम है तो विपक्ष को उससे बड़ा स्क्रीन बनाना पड़ेगा, उससे बड़ा कैनवस ड्रॉ करना पड़ेगा, उन्हें बताना पड़ेगा कि वो उनसे बेहतर कैसे विकास करेंगे, उनके क्या आइडियाज हैं जो और बेहतर करने के लिए, भारत को और बेहतर बनाने के लिए काम करेंगे। चुनाव ये क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दों का चुनाव है, स्थानीय मुद्दे इसमें अक्सर गौड़ हो जाते हैं। तो जब राष्ट्रीय मुद्दे की बात आती है तो जिस तरीके से बीजेपी अपने 10 साल के कार्यकाल का बखान कर रही है, जिस तरीके से बता रही है उसने क्या क्या काम किए हैं, विपक्ष को भी बताना पड़ेगा कि उनका रोड मैप क्या है, वो जनता के लिए क्या चीजें लेके आएंगे जो बीजेपी से बेहतर होंगी। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा चुनाव होता है, बड़े कैनवस का चुनाव है। अच्छा, जहां तक रही बात स्थानीय मुद्दे और स्थानीय कैंडिडेट की, तो देखिए ये समीकरण पहले भी बने हैं इस तरीके के। 2009 में बने थे जब अलग तरीके का माहौल बना था और प्रवीण सिंह ऐरन जीते थे। लेकिन इस बार क्योंकि छत्रपाल जी बीजेपी के आरएसएस के लॉबी के व्यक्ति हैं, उन्हें पूरी आरएसएस लॉबी लड़ा रही है, बीजेपी का पूरा कैडर लड़ा रहा है। उनके पीछे अगर बात करें तो पूर्व सांसद भी संतोष गंगवार भी खड़े हैं। आपने देखा होगा अभी 2 बड़े कुर्मी नेता भी उनके सामने आए। जो आपने देखा कि एक तो सचान साहब जो मंत्री हैं कुर्मी समाज के हैं वो आए, उन्होंने उनके पक्ष में समर्थन में सभाएं की। दूसरे आपने देखा होगा स्वतंत्र देव सिंह जी आए जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे और वर्तमान में जल शक्ति मंत्री हैं। उन्होंने आपस में सबको बिठाकर बात करी और बहुत सारे मुद्दे सुलझाने की कोशिश की। अब ये मुद्दे जो हैं मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं चुनाव में अब जो है वो सीधी सीधी लड़ाई सपा वर्सेस बसपा की लड़ रही है। लेकिन क्योंकि कुर्मी कैंडिडेट है, अगर आप बात करें बसपा का, तो उसके लिए भी लड़ाई को वो कितना त्रिकोण बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे ये आने वाला वक्त बनाएगा। क्योंकि एक तरफ तो मायावती का अपना कैडर बोर्ड है जो कहा जाता है कि जो पूरा पड़ता ही पड़ता है। अब वो कुर्मी कितना ले जा पाएंगे छोटेलाल गंगवार जी, इस पे आने वाले वक्त में देखा जाएगा कि कितना वो, अगर वो कुछ परसेंटेज काटेंगे तो परिणाम अलग होगा और वो नहीं काट पाते हैं तो परिणाम अलग रहेगा। अच्छा, वरिष्ठ पत्रकार दीपक जी, आप भी हैं, लंबे समय से आप देख रहे हैं चुनाव की, कई आपने कवरेज की है। इस बार क्या माना है बहन जी, किसका खेल बिगाड़ेंगे, क्योंकि बसपा से उन्होंने कुर्मी उम्मीदवार बनाया है। उधर इसकी अगर बात करें हम भाजपा की, तो भाजपा ने, तो कितना समीकरण बन रहे हैं, क्या 5 फैक्टर हैं ऐसे? देखिए, मैं आपको बताऊं, साथी पत्रकार ने अभी कहा कि राष्ट्र का चुनाव है, बड़ा चुनाव है, बड़े मुद्दे होते हैं, लोकल मुद्दे इस पर हावी नहीं होते। बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा और चिकित्सा में इस बार बीजेपी ने काम किया है। बीजेपी पटल पर जो आप सपने में देखते थे एयरपोर्ट पे काम हुआ है यहाँ बरेली में भी एयरपोर्ट मिला है। तमाम जगह रोजगार की बात करें, रोजगार के लिए नेशनल लेवल से लेकर स्टेट लेवल तक पर कई कंपनियों के एएमयू साइन हुए हैं जिनको भी धरातल पे आना है। और बात करें कुर्मी फैक्टर की, तो यहाँ बसपा से भी कुर्मी उम्मीदवार है, बीजेपी से भी कुर्मी उम्मीदवार है, वहीं गठबंधन ने इस बार प्रवीण सिंह ऐरन को उतारा है। देखिए, कहीं ना कहीं बात की जाए तो जो सीधी सीधी टक्कर देखने को जो मिल रही है, बरेली लोकसभा में 5 सीटें हैं, 5 सीटों पर भाजपा कहीं ना कहीं हावी है। लोकल मुद्दे इस बार इस चुनाव पे हावी नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ जो चुनाव है वो इस बार राष्ट्र लेवल का चुनाव है। जिस तरह से मोदी जी के पीछे पूरी बीजेपी खड़ी है, योगी जी के पीछे पूरी बीजेपी खड़ी है, हर जगह जहाँ योगी मोदी की धूम है उसी को लेकर यहाँ गठबंधन की बात करें तो प्रवीण सिंह 2009 से लेकर 14 तक यहाँ एमपी रहे, मगर उस समय में और आज के समय में बड़ा फर्क है। 14 के बाद से लगातार भाजपा का कब्जा है। भाजपा का जो कहा जाता है कि संगठन चुनाव लड़ाता है गठबंधन में, यहाँ अभी तक बूथ स्तर की तैयारी नहीं है, मगर संगठन ने, यहाँ भाजपा ने जमीन स्तर पे काम किया। पन्ना प्रमुख से लेकर बूथ स्तर से लेकर बूथ प्रमुख तक उन्हें तमाम तैयारियां की हैं। आंवला की बात करें, आंवला में लगातार 2 बार से भाजपा सांसद है धर्मेंद्र कश्यप, नीचे से लेकर ऊपर तक सारी लॉबिंग उनके साथ है। आंवला में विकास की बात की जा रही है। धर्मेंद्र कश्यप ने कुछ समय पहले कहा था कि कई सारी फैक्ट्रियां रोजगार को लेकर आंवला में आ रही हैं। शाहजहांपुर में लगातार बीजेपी इस बार दूसरी बार उसी प्रत्याशी विश्वास जता के उसको उतारा है। बीजेपी कहीं ना कहीं वहां भारी है। पीलीभीत की बात करें तो पीलीभीत में दोनों प्रत्याशी बाहर गए हैं, जहां भगवत सिंह गंगवार बरेली से, उनको इस बार गठबंधन ने पीलीभीत से उतारा है। वहीं जतिन प्रसाद जो शाहजहांपुर के हैं, जो कैबिनेट मंत्री भी हैं, उसका भी उनको कहीं ना कहीं फायदा होता मिल रहा है। वहां भी कांटे की लड़ाई है। बदायूं की बात करें तो शिवपाल सिंह यादव के बेटे आदित्य यादव है और वहीं दुर्व्या सिंह साकी जो क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं। संगठन कहीं ना कहीं वहां भी दोनों एडी चोटी का जोड़ लगा रहे हैं, वहां भी नेट टू नेट फाइट है। अब देखने वाली बात यह है कि आखिर 7 तारीख को इस मंडल में सिर्फ पीलीभीत है जिसमें कल वोटिंग होनी है। वोटिंग के बाद जनता किसको चुन के भेजती है ये तो आने वाले जून में 4 जून को पता चलेगा, मगर कहीं ना कहीं फाइट है भाजपा
भाजपा यहाँ हावी है, भाजपा का संगठन है यहाँ, भाजपा के नीचे से लेकर ऊपर तक कार्यकर्ता है, तमाम लोग जो क्षेत्र में जुटे हुए हैं। फिलहाल जो भी प्रत्याशी है भाजपा का, उसकी फाइट या गठबंधन प्रत्याशी से। अमित जी, आपसे मेरा यही सवाल है, इस बार क्या मायावती कितना खेल बिगाड़ेंगे, क्या समीकरण बनना है बरेली की सीट के लोकसभा सीट पे? मुझे नहीं लगता है कि बसपा के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है, क्योंकि जिस तरीके से भाजपा ने प्रदेश में काम किया है, विकास योजनाओं पे काम किया है, आम आदमी की ज़रूरतों को लेकर काम किया है, रोजगार को लेकर काम किया है, तो खासकर युवा वर्ग और समाज में जो एक मैसेज है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत सार्थक और एक बहुत अच्छा मैसेज है। और वहीं बात अगर हम बसपा की करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि बसपा ने जो भी कैंडिडेट यहाँ से उतारे हैं 124 से 125 लोकसभा से, उन्हें कहीं ना कहीं कुछ बढ़त मिले। बसपा का कोई फिलहाल वजूद नहीं दिखता नजर आ रहा है, क्योंकि दलित वोट ही उनसे पिछड़ गया है। दलित भी वोट उन्हें ना करके बल्कि भाजपा में स्विच कर रहे हैं। भाजपा की तमाम योजनाओं को देख के और जो लोगों को जिस तरीके से लाभान्वित किया है योगी सरकार ने, उस हिसाब से लोगों का, खासकर मतदाताओं का रुझान जो है वो भाजपा के प्रति ज्यादा है। तो देखिए नीरज जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, इस बार क्या लग रहा है बरेली के जो समीकरण, क्या समीकरण बनना है? बहन जी कितना नुकसान करेंगी? 2 कैंडिडेट हैं कुर्मी, जबकि कुर्मी को भौगोल क्षेत्र माना जाता है, 3.5 लाख के आसपास वोट है यहाँ। दरअसल जो कुर्मी वोट हैं और 2 कैंडिडेट कुर्मी हैं, और बहुत ज़्यादा बीएसपी, क्योंकि बीएसपी के जो अपना वोट बैंक है वो तो बीएसपी पे जाएगा। और जो अभी कहा जा रहा है कि कुर्मी कुछ नाराज होकर दूसरी तरफ जा सकता है, मुझे नहीं लगता है कि वो दूसरी तरफ जाएगा, क्योंकि अभी टाइम है। अभी बड़े नेताओं की रैलियां होंगी, जनसभाएं होंगी, उनका आना होगा। उसके बाद काफ़ी हद तक जो, क्योंकि बीजेपी कैंडिडेट भी कुर्मी है, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि जो जीतता हुआ कैंडिडेट हो कुर्मी, उसकी तरफ ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। पुराने जो रिकॉर्ड रहे हैं आप देखेंगे, नवाबगंज खास तौर से कुर्मी माहौल विधायक हमेशा अधिकतर जो है कुर्मी विधायक ही रहे। तो यहाँ का भी देखना कि आप, जहाँ तक मेरा अपना अनुमान है कि अभी जो फाइट होगी वो सपा और बीजेपी की होगी, बाकी तो टाइम है बाकी। अच्छा, क्या माना जाए, जिस तरह से भाजपा के अंदर जो टकराव चल रहा है, अंदरूनी कलह चले, उससे भी विपक्ष को कुछ फायदा मिलेगा? कुछ समीकरण बनना है इस टाइप के? नहीं, अभी तो हालात ठीक नहीं है, पर क्योंकि टाइम है और बड़े बड़े नेताओं के यहाँ दौरे लगेंगे, तो हो सकता है जो नाराज हैं, जो नाराजगी है वो दूर हो सके। फिलहाल अगर ये नाराजगी दूर नहीं हुई तो कहीं ना कहीं इनको नुकसान होगा, और विपक्ष उसको भुनाने की कोशिश करेगा, उन रूठे हुओं को पर्दे के पीछे से मना के अपने पक्ष में करने की कोशिश करेगा। आप लगातार 20 साल से कवरेज कर रहे हैं, लंबे समय से देखते चले आ रहे हैं हम भी, इस बार क्या समीकरण है बरेली लोकसभा सीट नहीं, से? बरेली की अगर बात करें तो मुसलमानों की पहली पसंद कांग्रेस पार्टी होती है और दूसरी होती समाजवादी पार्टी। तो इस बार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, तो इसका बहुत बड़ा फायदा प्रवीण सिंह गैरन को मिलेगा। 2009 में वो चुनाव भी जीते थे, संतोष गंगवार को हराया था, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से मोदी की गारंटी और राम लहर है, उससे कहीं ना कहीं नुकसान होता दिखाई पड़ रहा है प्रवीण सिंह गैरन को। सतपाल सिंह भले ही नए प्रत्याशी हैं, लेकिन आरएसएस से जुड़े हुए हैं, संघ से जुड़े हुए हैं, उनका बरेली में अच्छी पकड़ है, और साथ में उनका जो पूरा संगठन है भारतीय जनता पार्टी का, वो लगा हुआ है, आरएसएस लगी हुई है। जो सांसद संतोष गंगवार जी हैं, वो भी पहले उनमें थोड़ा मनमुटाव की बात आ रही थी, लेकिन अब वो सब चीज़ें खत्म हो गई हैं, तो बताया जा रहा है उनको चुनाव लड़ाना है। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में मोदी जी की यहाँ पर रोड शो होना है, अमित शाह की रैली होनी है, योगी जी की रैली होनी है, तमाम यहाँ पर रैली होंगी, जनसभाएं होंगी, रोड शो होंगे। तो पूरा माहौल एक बार फिर से राम में बनाने की कोशिश की जाएगी, भाजपा में बनाने की कोशिश की जाएगी। जिस तरीके से उन्होंने, क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दों की बात होती है, जो वादे किए थे वो कहीं ना कहीं कुछ जो राष्ट्रीय लेवल के हैं वो पूरे हुए। 370 की बात हो, 35A की बात हो, ट्रिपल तलाक कानून की बात हो, या राम मंदिर की बात हो, ये सभी मंदिर, राम मंदिर बनाया गया, बरेली में नाथ नगरी कॉरिडोर बनाया जा रहा है, इसका फायदा मिलेगा। काशी विश्वनाथ में काशी कॉरिडोर हो गया, ज्ञानवापी हो गया। तो क्योंकि ये राष्ट्रीय लेवल का चुनाव है, इसमें राष्ट्रीय मुद्दे काम आते हैं। गली अगर आपकी खराब है उससे कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं। बहन जी ने भी अपना जो है कुर्मी उठाया, उम्मीदवार बनाया, क्या वो फैक्टर काम करेगा यहाँ पे? देखिए, उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जो उनका कैडर वोट है वो उनके पास जाना है। इसके अलावा कुर्मी जो है वो कहीं ना कहीं, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है वो भी कुर्मी है, तो इसका फायदा उनको मिलने वाला। हाँ, अगर भारतीय जनता पार्टी शायद किसी और जातीय बिरादरी के व्यक्ति को कैंडिडेट बनाती तो उसको नुकसान होने की संभावना थी, लेकिन उसने पूरे जाति समूह को साधते हुए बरेली में जिस तरीके से कुर्मी व्यक्ति को लाई है, वो सतपाल गंगवार को लाई है, उसका उनको पूरा फायदा मिलेगा।
अच्छा, आपसे भी जानना चाहूंगा, मेरा यही सवाल है, क्या लग रहा है, क्या समीकरण बनना है बरेली लोकसभा सीट? देखिए मनवीर जी, ऐसा है कि बरेली को भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहा जाता है और यही वजह है कि सबसे पहले 9 की 9 विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के पाले में गई। उसके बाद उनके दोनों सांसद उन्हीं के, और इसी के बाद अब आप आ जाइए कि मेयर भी उन्हीं का। उसके बाद फिर जब चुनाव हुए तो विधानसभा सीट में उनके पास 7 सीटें उनके पास गई, 2 उनकी हार गए, लेकिन उसके बावजूद भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ा और लगातार लंबे समय से जीत। अब यहाँ पे ये है कि लगातार जो है मोदी फैक्टर काम कर रहा है। मोदी जो नाम है ना, वो मोदी एक ब्रांड बन चुका है और उनके कार्य भी लोगों को नजर आने लगे हैं। बरेली में कहीं भी किसी भी क्षेत्र में जाइए तो अब हर कोई जानता है कि अगर हम किसी को चुनेंगे तो वो ऐसे व्यक्ति को चुनेंगे जो हमारे इस क्षेत्र का विकास कराए, क्योंकि लगातार कह रहे हैं कि पूरी ऊपर से लेकर नीचे तक मॉनिटरिंग हो रही है। एक समय होता था कि भाई हमारे क्षेत्र में लाइट आ रही है, इनके क्षेत्र में लाइट नहीं आ रही है, तो ये इस प्रकार के भी आरोप लगते थे, लेकिन इस प्रकार कहीं से अभी कोई विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। और रही भारतीय जनता पार्टी की बात, तो भारतीय जनता पार्टी शुरू से लेकर अपना हमेशा चुनाव के मोड़ में ही हमें नजर आती है। पत्रकार होने के नाते हमने देखा है कि उसके सारी पार्टियां जब चुनाव खत्म होने के बाद अपने अलग अलग कामों में अपने घरों में बैठ जाते हैं, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाते हैं, तब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार घर घर जाके लोगों को अपने साथ जोड़ने का काम कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हैं। और जब चुनाव शुरू होता है तो अन्य पार्टियां सामने आती हैं, उनके नेता सामने आते हैं। आप देखिए बरेली में लगातार हर महीना कोई ऐसा नहीं जा रहा तब इनका कोई ब्रांड एम्बेसडर है, ब्रांड कोई नेता बरेली में आके, हर महीने की बात कर रहा हूँ, किसी भी साल के 365 दिन उठा लीजिए, कोई ना कोई नेता यहाँ आ रहा है, लगातार बात कर रहा है, कुछ ना कुछ यहाँ पे चल ही रहा है। तो कहीं ना कहीं ये इसका फायदा मिलता है जनता तक। हर प्रकार से सारी चीजें लगातार पहुंच रही हैं तो जनता भी कहीं ना कहीं मूड बना ही लेती है। अब यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबले की बात कहें तो भारतीय जनता पार्टी का जो कोई भी चेहरा हो, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनाव में भी ये साबित करके रख दिया था कि वो किसी को भी वोट दे, लेकिन वो जिसको भी अपना टिकट देगी उसका कैंडिडेट जीत जाता है, कैसे भी जीते है कैसे, क्योंकि उनके पीछे पूरी की पूरी एक लॉबी काम करती है, सब काम करते हैं। लेकिन अभी प्रवीण सिंह ऐरन को देखा कि कांग्रेस के कुछ नेता नहीं नजर आए, ठीक है, एक आध नजर आया, तमाम नेता हैं कांग्रेस के भी बरेली में, लेकिन बहुत कम नजर आए उनके सपोर्ट में। समाजवादी पार्टी के ही लोग नजर आ रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये फैक्टर देखने को मिलता है। हालांकि अब लोगों के पास सिर्फ 2 ऑप्शन यहाँ पर नजर आ रहे हैं, तीसरा ऑप्शन बसपा का भी है। तो बसपा की जैसे मायावती जी की कुछ यहाँ क्यों फैक्टर काम करेगा उनका? देखिए, जिस प्रकार उनके जो वो थे आनंद जी यहाँ पर आए, बहुत अच्छा उन्होंने भाषण दिया है ना, तो उसका कहीं ना कहीं लोगों पे एक बड़ा प्रभाव पड़ा, क्योंकि वो युवा नेता थे और उन्होंने जिस जोर खरोश के साथ उन्होंने अपनी बात रखी और तमाम चीजें रखी, तो उससे कहीं ना कहीं लोगों में एक नई उम्मीद जागी। लेकिन फिर बात आ जाती है कि उनके लोग कितना उनके साथ देंगे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो आता है, नजर आता है कि और जो केंद्र में, अगर केंद्र की बात करी जाए, अगर मायावती भी अपने कैंडिडेट ले आती हैं, जीत जाती है, तो आदमी सोचता है कि आखिर केंद्र में कौन उनको जाके उठाएगा, उनका मुद्दा कौन ले जाएगा, केंद्र में सरकार किसकी बनेगी। तो बात यहाँ पर आ जाती है कि केंद्र में जिसकी सरकार बनेगी तो वही को सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पर कांग्रेस आती है, कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी लड़के दोनों मिलके चल रही है। तो समाजवादी पार्टी और बीजेपी में, दोनों में यहाँ देखा जा रहा है। और अगर सही से अगर इनने चुनाव लड़ा, बसपा की अगर मैं बात कहूँ तो बसपा के जो स्थानीय प्रत्याशी हैं वो लोकल मीडिया, लोकल चीज़ों का कोई फायदा नहीं लेना चाहते, वो गुपचुप तरीके से अपना काम करते हैं, कहीं ना कहीं लोगों तक अपनी बात नहीं पहुंचाना चाहते। लेकिन जो अन्य पार्टियां हैं वो लगातार मीडिया का भी सहयोग लेती है, लोकल मीडिया का भी सहयोग लेती है, तमाम लोगों से अपना सहयोग लेके अपने आप को, अपनी चीज़ों को तमाम लोगों तक पहुँचाती हैं, इसका फायदा मिलता है। तो कहीं ना कहीं जो बसपा के लोग हैं उनको भी ये सीखने की जरूरत है। और चुनाव चूंकि अब 2 लोगों में ही है, यानी कि मायावती का फैक्टर बरेली में कोई काम करने वाला नहीं है। लग नहीं रहा है कि मायावती का कोई फैक्टर यहाँ काम करेगा। तीसरे स्थान पर मैं समझ रहा हूँ वो पहुंचेगी, दूसरे स्थान पर कयास लगाए जा सकते हैं कि समाजवादी पार्टी पहुंचेगी और बीजेपी ही यहाँ जीतेगी, क्योंकि बीजेपी के ही काम ज्यादा है। लेकिन अब जनता जनार्दन क्या करती है, लास्ट में क्या गुड़ खिलाती है, क्या फूल खिलाती है, या सपा को जिताती है, ये तो फिर बात की बात है, घर में छुपा हुआ है। तमाम बरेली के वरिष्ठ पत्रकारों को पैनल हमारे साथ मौजूद था, इन्होंने इशारों में सब कुछ बता दिया। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव के साथ मनवीर सिंह, TV9 बरेली।